अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। EDU 401 का पार्ट 3 फाइनल टर्म फाइल एक्सप्लेनिंग में क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन में कहता है सम स्कॉलर कंसीडर करते हैं कि पॉपुलेशन एजुकेशन के जो प्रोग्राम है, ख़ास तौर पे स्कूल प्रोग्राम्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अदर एजुकेशन सच एज़ डेवलपमेंटल एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन। यानी बेसिकली जितने भी स्कूल प्रोग्राम्स हैं, ख़ास तौर पे वो इसके कुछ हिस्से जो हैं, इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो एजुकेशन के वो डेवलपमेंटल एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन में होना ज़रूरी है। तो मतलब ओवरऑल सबका सम अप करें तो ये इंटीग्रेशन कहलाता है। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इनके जो भी गोल्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन के, वो बॉर्डर फ्रेमवर्क जो हैं इनके बेसिकली वो ये रिफ़्लेक्ट करते हैं और हो सकता है कि ये अप्रोप्रिएटली और मीनिंगफुली इनको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? सम अप करना। तो इन तमाम जितने भी एजुकेशन पर्पस के लिहाज से डेवलपमेंटल एजुकेशन है और इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, उसको सम अप करके तो हम इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। बिफोर पासिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन इट सीम नेसेसरी टू इंडिकेट ब्रीफली द गोल ऑफ द बोथ पॉपुलेशन एजुकेशन और एजुकेशनल प्रोग्राम जो भी हैं किसी भी दूसरे तरीके से जो भी इनको एजुकेट किया जाता है उसको देखना कहता है कि इसके गोल्स जो भी हैं, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग बेसिकली क्या है? होम से हमें आइडिया हो गया है कि घर पे बच्चे की तालीम का कोई बंदोबस्त करना है। तो कहते हैं सम फैमिलीज़ क्या करती हैं बेसिकली कि वो नीदर एग्जिस्टिंग पब्लिक नॉट द प्राइवेट स्कूल्स कैन डिलीवर एन अप्रोप्रिएट एजुकेशन। सो वो क्या करती हैं, डिज़ायरेबल एजुकेशन जो है वो बच्चे की जैसी उस फैमिली को रिक्वायर्ड है वो नहीं दे पाते, तो वो वहाँ पे अरेंज करते हैं घर पे स्कूल का। वो कैसे कहता है, जैसे अभी बहुत ज़्यादा होम स्कूल्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। इवन पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड चल रहा है। जैसे बीकन हाउस ने रिसेंटली जो है एक होम स्कूल जो है उसकी बेस पे ओ लेवल, ए लेवल भी करवा रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली कहता है कि ये फैमिलीज़ जो हैं में ऑप्ट आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इंटायरली और स्कूल्स देयर चिल्ड्रन एट होम। और या फिर वो घरों में क्या करते हैं, घर में इस तरह का सेटअप अरेंज करते हैं, इंस्ट्रक्टर्स उनके घर पे आके पढ़ाएंगे या फिर ऑनलाइन होगा, लेकिन बच्चे की स्कूलिंग होम मतलब घर पे होगी। तो बेसिकली उसमें जो है पेरेंट्स जो हैं उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये होम स्कूल्स प्रोवाइड कर रही हैं, होम स्कूलिंग प्रोवाइड कर रही हैं, इंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइड कर रही हैं, वो हर चीज़ जो है इसको मैनेज करती है। कहते हैं ये जो है अल्टीमेट होता है एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन का। बेसिकली प्राइवेटली फंडेड होते हैं, प्राइवेटली प्रोवाइड किए जाती हैं। इसको मॉनिटर भी जो है वो वेरी लाइटली बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं, वरना वो इसको मॉनिटर भी नहीं करती। और मोस्टली कहता है यूनाइटेड जो अब्रॉड्स में या बाहर कोई कंट्रीज़ हैं, बाहर UK, यूनाइटेड वगैरह नेशंस जो हैं, वहाँ पे जो है कहता है कि होम स्कूलिंग इज़ अ लेजिटिमेट वे टू मीटिंग द कंपल्सरी स्कूलिंग लाज। वो जो है बेसिकली वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस चीज़ का। तकरीबन कहते हैं 8 लाख स्टूडेंट या 1.7% जो है आल स्कूल एज चिल्ड्रन जो हैं वो एटलीस्ट अपने 2 साल का जो 2 ईयर्स जो हैं वो होम स्कूलर्स के तौर पे जो है वो स्पेंड करते हैं। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ होम स्कूलिंग। और अभी रिसेंटली जो कुछ रिसर्च आई हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये शो किया जा रहा है कि होम स्कूलिंग इज़ बेस्ट दैन द फॉर्मल स्कूलिंग, बिकॉज़ वहाँ पे प्रेशर जो है उस तरह से नहीं होता जो कि सोसाइटी की तरफ से, क्लास की तरफ से कंपटीशन और सोशल प्रेशर होता है। तो इसकी वजह से बच्चे का IQ लेवल जो है वो काफ़ी हायर होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है चैलेंज इम्प्लीमेंटेशन मदर टंग एज अ मीडियम इंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, अगर मदर टंग जो है उसको एज अ हम लोग मीडियम लेते हैं तो क्या चैलेंज फेस करने को मिलेंगे? तो बेसिकली सबसे पहले नंबर पे तो ये होता है कि प्रैक्टिकली होमोजीनियस कम्युनिटी होना ज़रूरी है। यानी सारे एक ही इलाके से बिलोंग करें, एक सिटी हो, एक शहर हो, एक गाँव हो, मतलब सबकी कम्युनिकेशन जो है एक ही वे में हो, डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट कल्चर से लोग बिलोंग ना करते हों। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। तो इतना इस तरह से होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि किसी ना किसी स्कूल में कोई ना कोई बच्चा जो है वो किसी ना किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करता है। फिर कहते हैं इसमें टीचर्स की कोई रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग वगैरह जो है उसके कोई मॉडल्स वगैरह नहीं अभी तक प्रिपेयर हुए। और उसके अलावा जो एक्सटर्नल प्रोडक्शन जैसे कि टेक्स्ट बुक्स होती हैं, की बुक्स, हेल्पिंग बुक इवन प्रिपेयर नहीं हुई अभी तक। एलिमेंट्री रीडर्स तक भी नहीं मदर्स टंग में नहीं प्रोवाइड की गई। लाइक अगर हम पंजाबी हैं तो पंजाबी में जो है वो कोई कैरिकुलम इस तरह का नहीं बना के जिसको जो है वो बच्चे को स्टार्टिंग से ही प्रोवाइड किया जाए एजुकेशन।
और उसमें टीचर्स के लिए भी कोई गाइडलाइन मौजूद हो। तो कहते हैं कि और पॉलिटिकली भी अनरेस्ट है, इस सिचुएशन को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है लोकली कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पॉलिटिकली यानी कि किसी भी प्रोवेंस में जो है अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास डिसीजन मेकिंग है। कहते हैं फ्यू इंडिविजुअल्स मेक पॉपुलेशन रिलेटेड डिसीजन आउटसाइड अ ग्रुप कॉन्टेक्स्ट एंड इन मैनी केसेस द डिसीजन मेकिंग यूनिट इज़ अ ग्रुप itself, such a large family unit in the Pakistan and street committee and in the local village। अब बेसिकली कहता है डिसीजन मेकिंग क्या है कि वो लोग कि जो फैसला लेते हैं वो कोई इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, उनका ग्रुप हो सकता है किसी पॉपुलेशन में, या फिर वो कोई जो जैसे किसी गांव में या किसी जगह पे कोई कमेटी बना ली हो, या फिर जैसे किसी विलेज एरिया में जो एक कमेटी बनी होती है जो डिसीजंस ले रही होती है लोगों के बारे में, या कोई इशू आ जाता है तो उसको सॉल्व करते हैं, तो वो मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं। लेस ऑब्वियसली बट इक्विटी सिग्निफिकेंट है इसकी भी, इस ग्रुप की डिसीजन मेकिंग जो भी इसकी तरफ से होते हैं इंडिविजुअल्स की, विद इन द फैमिलीज़ भी हो सकता है, ये आउट ऑफ द फैमिली या आउट ऑफ द मतलब कि कम्युनिटी के लिए भी एज अ होल हो सकता है। जैसे कि मोस्टली विलेज एरिया में ऐसा मैंने देखा है कि कुछ कम्युनिटीज़ में ऐसे लोग होते हैं कि जिनको बड़ा मोतबर समझा जाता है, और किसी भी किस्म का कोई इशू होता है तो उनके पास जाते हैं, तो मतलब कि वो उसको सिचुएशन की मतलब हिसाब से जो है उसको कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, तो फिर सारे लोग उस पर एग्री कर जाते हैं। तो देन बेसिकली कहता है कि क्लेरिफाई करना है इस चीज़ को, ये इन्फ्लुएंस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इनफॉर्म डिसीजन मेकर्स। और ये चीज़ भी ज़रूरी है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको वो वाकई में इस काबिल होने चाहिए, इतना उनका असर होना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। और कहता है इन ऑल दी केसेस एम इज़ टू इंक्रीज़ अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो एंड द मैक्रो यूनिट ऑफ द सोसाइटी। फिर चाहे ये छोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे हो, यूनिट्स माइक्रो एंड मैक्रो यूनिट्स मुराद ये है कि सोसाइटी छोटी है, मतलब लाइक किसी गांव की सतह पे, किसी गली मोहल्ले की सतह पे ये डिसीजन हो रहा है, या किसी डिस्ट्रिक्ट के बेस पे, या कम्युनिटी या किसी स्टेट की बेस पे जो है ये डिसीजन मेकिंग हो रही है। हाउ एवर द रेंज ऑफ द ऑप्शंस आर द थ्योरेटिकली ओपन टू इंडिविजुअल्स एंड द ग्रुप्स में इन रियलिटी बी क्वाइट लिमिटेड ड्यू टू द लैक ऑफ इक्विटी। क्योंकि ये इक्विटी नहीं होती किसी सोसाइटी में, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी बेसिकली लिमिटेड है, लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हर बंदा किसी भी कम्युनिटी में हर कोई जो है वो आज के दौर में स्पेशली हर कोई कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा अक्ल है, तो मैं ही डिसीजन लूँगा, तो इस वजह से ये काफ़ी लिमिटेड सा हो जाता है। और सोशल जस्टिस और इन द प्रेजेंस ऑफ कल्चर नॉर्म्स ट्रेडिशंस एंड टाबूज, इसकी वजह से भी जो है इसकी डिसीजन मेकिंग की जो ये करंट कमेटीज़ वगैरह हैं इसकी एक लिमिटेशन होती है। देन हमारे पास टाइप्स एंड लर्निंग की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। अब अगर आप अपने हैंडआउट्स देखें तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ही इसकी जो है तकरीबन 4 से 5 जो हैं साइंटिस्ट इन्होंने इसके बारे में बात की है, जिसमें हमारे पास एरोट से लेके EU डेफिनेशन, लिविंगस्टोन और बिलेट और बैकेट हैगर ने भी हर एक ने जो है वो अपना अपना व्यू जो है वो इसके बारे में दिया है, फॉर्मल लर्निंग, नॉन इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल लर्निंग के बारे में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सोशल कोहेजन। सोशल कोहेजन क्या है जी? कहता है स्कूल शुड प्रमोट द गुड सोशली गुड अपना इमेज उनको शो करना चाहिए, और दिस इज़ द मेन रीज़न वाई दे आर द पब्लिकली फंडेड। बट कॉन्स्टिट्यूट द सोशल गुड विल वेरी फ्राम वन सोसाइटी टू अनदर। अब बेसिकली सोशल कोहेजन से मुराद ये है, बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि कोई भी स्कूल जो है उसको कुछ सोशली अच्छा प्रमोट करना चाहिए। लाइक अगर हम कहें कि एक मैसेज के साथ बच्चा घर जाए कि सफाई अपने इर्द गिर्द की सफाई रखें, या अपने मोहल्ले की सफाई करें, या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर कंपेन्स होनी चाहिए, जिससे सोसाइटी को एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए, जिससे सोशली कोहेजन होगी, ठीक है, वो इकट्ठा करके रखेगी इस सोसाइटी को। तो इट्स और जब ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स तक जाएंगी, सोसाइटी में जो है वो जाएंगी स्कूल की तरफ से, तो ओबियसली एक तो वो मार्केटिंग का पर्पस होगा, सेकेंडली जो है वो पब्लिकली अगर कोई चैरिटी बेस स्कूल है तो वो उसको पब्लिक जो है वो फ़ंड भी करेगी। लाइक हम कह सकते हैं जैसे मदारस होते हैं, जामियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे वो सारा निज़ाम जो है वो फंडिंग के थ्रू होता है। तो अगर वहाँ से जो है कोई मैसेज पॉजिटिव जाएगा तो ऑब्वियसली लोग उसको प्रेफर करेंगे और अपनी फंडिंग डोनेशंस वगैरह भी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल लर्निंग को एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट हमने नॉन फॉर्मल लर्निंग क्या और इनफॉर्मल लर्निंग क्या है, सॉरी फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल लर्निंग।
तो बेसिकली नॉन फॉर्मल लर्निंग में कहता है लर्निंग इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशन जो है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं उनकी तरफ से नहीं, बल्कि और ना ही किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, बल्कि ये लर्निंग होती है। ताहम ये स्ट्रक्चर्ड होती है और इसके कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे आप समझें कि कोई बच्चा है जिसको हमने किसी ऐसे काम पे डाल दिया है लाइक इलेक्ट्रिशियंस वगैरह का, जिसको प्रॉपर कोई नहीं सिखा रहा, लेकिन किसी अदारे में नहीं वो सीख रहा, लेकिन एक टीचर रिक्वायर्ड है, उसको टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। जो भी यूजुअली इलेक्ट्रिशियन शॉप्स वगैरह होती हैं तो वो उसको सिखा तो रहा है, उसको एक ट्रेनिंग तो दे रहा है। तो ये हमारे पास नॉन फॉर्मल लर्निंग की एग्जांपल आ जाएगी। इनफॉर्मल लर्निंग क्या कहता है, इसमें जो है हमारी डेली बेसिस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं फैमिली में लेयर टाइम में हम लोग जो भी करते हैं, और ये प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर नहीं होती और टिपिकली इससे भी कोई किसी किस्म का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो इट्स इनफॉर्मल लर्निंग। और लाइक हम कहें कि हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ इस तरह से, और हमने वहाँ से कुछ चीज़ देखी है तो हमने उसको लर्न कर लिया, तो ये इट्स द एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग। और यहाँ पे फॉर्मल लर्निंग का जो है वो नहीं दिया हुआ, हालांकि इधर मेंशन था। फॉर्मल लर्निंग से मुराद ही होता है, इसका ऑपोजिट है नॉन फॉर्मल लर्निंग का, कि इसमें जो है आप प्रॉपर किसी अदारे में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाके एक प्रॉपर कोर्स पढ़ते हो, उसमें आपको टीचर जो है वो पढ़ाता है, कोर्स कवर अप होता है, उसकी बाद में सर्टिफिकेशन दी जाती है। जैसे आप कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या कोई डिप्लोमा कोर्स वगैरह करते हो, तो इट्स द एग्जांपल ऑफ फॉर्मल लर्निंग। उसके बाद एरोट ने इनफॉर्मल लर्निंग के बारे में क्या कहा था। एरोट कहता है इनफॉर्मल लर्निंग जो है ये हमारी डेली बेस पे जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं ये उसकी बेस पे ये स्ट्रक्चर नहीं होती, ताहम वही क्वेश्चन है ऊपर वाला जो रिपीट हो रहा है नीचे। उसके बाद प्राइवेट पेमेंट्स क्या हैं जी। प्राइवेट पेमेंट्स कहते हैं मोस्टली प्राइवेट पेमेंट से मुराद ये है कि मोस्टली कॉमन कहते हैं कि आमतौर पे क्या होता है कि होम सोर्स जो प्राइवेटाइजेशन स्कूल्स होते हैं, कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो पेमेंट करती हैं सप्लीमेंट्री स्कूल्स को, और कुछ कंट्रीज़ में ये इसको होम ट्यूशन्स के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। कुछ हाउस होल्ड डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं अपना लार्ज शेयर जो है वो अपनी इनकम का, जो भी एजुकेशन को प्राइवेट ट्यूटरिंग करने में या एग्ज़ाम वगैरह प्रिपेयर करने के लिए कोई ट्यूटर हायर कर लेना या कुछ इस तरह से, तो दिस इज़ कॉल्ड द प्राइवेट पेमेंट्स। उसके बाद कहते हैं राइट अ नोट ऑन द वोचर। वोचर क्या है? फ़ी वोचर हमने सबने सुना होगा, कॉमन वर्ड है। किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में या किसी स्कूल वगैरह में जो भी फ़ी वगैरह हमने पे करनी होती है इन दी फॉर्म ऑफ वोचर जो है वो हमें दे दिया जाता है। तो उसके ऊपर हर चीज़ जो है स्टूडेंट की अमाउंट वगैरह जो भी ड्यूज़ वगैरह पे करने होते हैं वो मेंशन्ड होते हैं, और उसकी एक ड्यू डेट होती है जिसको हमने मेंशन करना होता है, उसको सबमिट करवाना होता है बैंक में, या फिर मोस्टली स्कूल जो हैं वो अपने अपना ही अकाउंट्स का कोई ऑफिस वगैरह ओपन किया होता है तो वहाँ पे। सो इसको रीड आउट कर लेते हैं। कहता है वोचर्स आर द एजुकेशनल कूपन्स होते हैं जो कि इंटाइटल होते हैं, हर स्टूडेंट का प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट होती है स्कूलिंग की। यहाँ पे जो है वोचर सिस्टम जो है वेरी डिफरेंट होता है डिफरेंट स्कूल्स का। ईच स्टूडेंट इज़ अलोकेटेड इन एन एनुअल अमाउंट ऑफ फंडिंग दैट कुड बी यूज्ड टू इनरोल इन एनी एलिजिबल स्कूल। सो बेसिकली हर स्टूडेंट को जो है वो एनुअल अमाउंट फंडिंग वगैरह की जो है यूजुअली जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ का देखें या कॉलेज का देखें तो वहाँ पे मेडिकल फ़ंड और अभी तो मुझे बुरखा फ़ंड याद आ रहा है जो हमारे कॉलेज में होता था, और मतलब इसी तरह के हलाल अहमर फ़ंड और डिफरेंट तरह की फ़ंडिंग वगैरह मेंशन होती हैं। तो वो सारी की पूरे साल बाद जो है वो एक वाउचर पे कर देते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले आए रोज़ जो है वो एक वाउचर फ़ी का दे देते हैं, कभी वो उनका स्पोर्ट्स फ़ंड होता है और कभी कुछ होता है। तो उसके बाद कहता है द स्कूल ऑब्टेन रेवेन्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु इनरोल। If not enough students enroll in the particular school, then school has to cut its cost or close। अच्छा जी, अब अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं मतलब इतने ज़्यादा वो करते, इनरोलमेंट नहीं इतनी ज़्यादा होती या स्टूडेंट्स नहीं इतना जो है वो पे कर पाते, तो वो फिर वहाँ से एक कार्ड जो है वो इसकी कॉस्ट वगैरह कट करते हैं। उसके बाद कहता है एजुकेशन अंडर अ वाउचर सिस्टम स्टिल इन्वॉल्व गवर्नमेंट फंडिंग बट नीड इन नॉट इन्वॉल्व गवर्नमेंट प्रोविजंस ऑफ स्कूल। तो कहता है ये जो है बेसिकली एजुकेशन गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह में जो है इसके जो वाउचर्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि अभी तक जो है ये गवर्नमेंट प्रोविजंस जो हैं ये स्कूल में इन्वॉल्व नहीं हुए। और उसके बाद कहता है बेसिकली बाय गिविंग पेरेंट्स द पावर ऑफ बीइंग एबल टू फ्रीली यूज़ द वाउचर प्राइवेट चॉइसेस आर सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड। तो अगर फ्री वेचर को ये पेरेंट्स के लिए चॉइस बना दें कि मतलब वो उसको फ्रीली एक्सपैंड कर सकें,
तो ये एक बेटर चॉइस होगी। उसके बाद वोचर नीड नॉट कवर ऑल द कॉस्ट ऑफ स्कूलिंग बट मे सिंपली सर्व एज एन इंक्रीमेंटल इंड्यूसमेंट टू द एनरोलमेंट। सो बेसिकली वो कहता है यहाँ पे कि वोचर में ज़रूरी नहीं है कि फ़ी वोचर में पूरे साल की ही फंडिंग एडिड हो, वो मंथली वोचर भी हो सकता है। वो मतलब जैसे जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर कोई नई चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। और स्कॉलरशिप्स जो हैं कहता है इन गोटमेला स्कॉलरशिप आर टारगेटेड एट फीमेल स्टूडेंट हुज इनरोलमेंट रेट आर टिपिकली लो। तो वहाँ पे जो है जी स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं फ़ीमेल स्टूडेंट्स को, ताकि वो जो है क्या कहते हैं इसको, इनरोलमेंट्स वगैरह उनकी जो है इंक्रीज़ हो जाएँ, क्योंकि उनकी इनरोलमेंट्स काफ़ी लो होती हैं स्कूल्स में। रिलेशनशिप बिटवीन द क्वालिटी एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है जी? क्वालिटी एजुकेशन होती है ये लोगों को इस काबिल बनाती है कि उनके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो स्किल्स हैं, जो पोटेंशियल्स हैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स और सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनने की वो आएँ। जबकि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करना, इनको एंगेज करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और एक्शंस वगैरह लेना शामिल है। जबकि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फाउंडेशन फॉर द इक्विटी इन द सोसाइटी। हर बंदा एक है, बेशक वो क्रिश्चियन है, मुसलमान है, किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है, सबको इक्विटी प्रोवाइड की जाए। जबकि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को जब हम पढ़ते हैं तो ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन कहलाती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियोलॉजिकल एंड द कल्चर इन द पॉपुलेशन एजुकेशन। अब जो आइडियोलॉजी है किसी भी कंट्री की या किसी सोसाइटी की या किसी कल्चर की पॉपुलेशन एजुकेशन के हवाले से उसको डिस्कस करते हैं। कहता है द नेचर एंड द स्कोप ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। जब भी किसी जगह पे कोई अदारा बनता है या किसी कंट्री में पॉलिटिकली या तो उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पीछे कोई आइडियोलॉजी होती है। लाइक अगर कोई प्राइवेट स्कूल ओपन कर रहा है तो उसका पर्पस होगा कोई, या तो वो एंटरप्रेन्योर होगा, बिज़नेस के पर्पस से करेगा, या फिर उसको कोई शौक़ होगा, उसकी एक आइडियोलॉजी होगी, या फिर वो पॉलिटिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो इसको इनिशिएट किया होगा। तो इसका कोई ना कोई पर्पस होता है जब भी कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम लॉन्च होता है। और यहाँ पे कहता है कि ये जो हैं इसके व्यूज़ पर्टिकुलर सोसाइटी में नेचर के लिहाज से भी मैटर करते हैं, फिर पॉपुलेशन मैटर करती है कि कितनी पॉपुलेशन है किसी सोसाइटी में, उसके फिर सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिहाज से एजुकेशन सिस्टम का क्या पर्पस होगा, क्या उसका फंक्शन होगा, क्या उसका करैक्टर होगा, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पे आइडियोलॉजिकल थ्योरीज़ होती हैं और ये जो है कल्चर प्रोवाइड करती हैं हमें फ्रेमवर्क का, ताकि हम गोल्स वगैरह सेट करें और फिल्टर्स कर लें सिलेक्टिंग कंटेंट को कि किस तरह का जो है हमारे गोल्स क्या हैं और हम किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। पीपल जो कि एक्वायर पॉपुलेशन रिलेटेड नॉलेज थ्रू आउट देयर लाइव्स, अ प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन विच इज़ जनरली पार्ट ऑफ द लार्जर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब कहते हैं वो लोग जो पॉपुलेशन से रिलेटेड नॉलेज अपनी ज़िंदगी में थ्रू आउट सीखते हैं, हासिल करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनका बेचारों का जो है ना ये इसका अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो सोशलाइजेशन का जो है ना वो लार्जर प्रोसेस होता है और लंबा चलता रहता है लाइफ टाइम के लिए। फैमिली, कीन, पीयर्स, कम्युनिटी प्ले डोमिनेट रोल इन द इक्वेशन ऑफ द फोल्क डेमोग्राफी। इसमें जो है फैमिली ग्रुप जो है सोसाइटी का, किस तरह के लोगों में हम उठते बैठते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एज अ ग्रुप। और इसमें नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज़, नॉर्म सिस्टम जो है वो ऑब्वियसली ये सारा जो है पॉपुलेशन के लिहाज से मैटर करता है। फैमिली और मैरिटल रिलेशनशिप जो हैं, कस्टम्स जो हैं और सोसाइटी में जो एक वुमेन स्टेटस है, बच्चे की जो चॉइस ऑफ रेजिडेंस है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं सिटी में और किसी विलेज एरिया में, तो विलेज एरिया में अगर इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है एजुकेशन का और एज़ कम्पेयर टू सिटी में, या कोई ऐसी फैमिली जिसमें उसकी सारी फैमिली पेरेंट्स वगैरह एजुकेटेड हैं, फैमिली एजुकेटेड है, तो वहाँ पर ज़ाहिर है ट्रेंडिंग में ये है कि हमने बच्चे को भी उतना ही पढ़ाना है और उनकी फैमिली में कोई ऐसा चॉइस नहीं होगी कि बच्चा स्कूलिंग ना करे या स्कूल कॉलेज ना जाए और बच्चा पढ़े ना। जबकि एज़ कम्पेयर टू एक ऐसी फैमिली जिनकी जो कि ऐसे पेरेंट्स जो वेल एजुकेटेड नहीं है या उनकी फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो चांसेस आर देयर कि उनके बच्चे भी कम पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ हो सकता है क्योंकि ये उनका जो आइडियोलॉजी है बेसिकली उनके पेरेंट्स की, वो अगर बच्चों की और पेरेंट्स की सेम होगी तो फिर दे बी डू समथिंग बेटर और एजुकेशन पे भी उनकी उतनी ही फिर फोकस होगा। अच्छा, उसके बाद कहता है कि सम टाइम दिस लर्निंग इज़ क्लियरली परसीव्ड एंड हैव पॉपुलेशन और
बाज़ दफ़ा तो ये लर्निंग बिल्कुल क्लियरली होती है पॉपुलेशन की जो भी इसके पॉपुलेशन की जो भी रिप्लिकेशंस हैं, जिसको रिप्लिकेशन यूजुअली हम कहते हैं रिज़ल्ट वगैरह जो होता है। मोस्ट ऑफ्टन हाउ एवर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कन्वेंशनल विजडम ऑफ द ग्रुप और द कल्चर। तो बेसिकली वही बात दोबारा कर दी कि ये बेसिकली किसी ग्रुप या कल्चर या फैमिली जो भी नॉर्म्स है ना उनकी जो कन्वेंशनल विजडम है, उनका जो माइंड सेट बना हुआ है, जो आइडियोलॉजी है किसी फैमिली की कि पढ़ना है तो पढ़ना है, वेल एजुकेटेड फैमिली है तो सारे ही पढ़ेंगे, तो ये वाला स्नैरियो है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद कहता है वन ऑफ द गोल ऑफ द पॉपुलेशन एजुकेशन इज़ टू असिस्ट द लर्नर टू आइडेंटिफाई, एग्जामिन और अंडरस्टैंड करना फॉल की डेमोग्राफी को। कहता है कि मेन जो पॉपुलेशन का गोल एजुकेशन का वो ये है कि असिस्ट करना लर्नर को कि वो अपनी शनाख्त बनाए, उसको एग्जामाइन करे, या किसी भी चीज़ को जो भी वो कंटेंट पढ़ रहा है उसको आइडेंटिफाई कर ले, उसको एग्जामाइन करे, उसको अंडरस्टैंड करे और फिर इनको इम्प्लीमेंट भी कर सके पॉपुलेशन के डिसीजन लेने में। इन दिस वे द फोल्क डेमोग्राफी ऑफ अ लर्नर बिकम अ सिग्निफिकेंट कंटेंट एरिया ऑफ द पॉपुलेशन एजुकेशन। तो इस तरीके से वो जो ग्रुप है डेमोग्राफी का, वो लर्नर्स का जो है वो बेसिकली बेहतरीन जो कंटेंट एरिया है पॉपुलेशन एजुकेशन का, उसकी एक अहमियत होगी। फर्दर ये है कि कल्चर में भी आइडेंटिफिकेशन होती हैं, कुछ सेंसिटिविटीज़ भी होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स प्लानिंग्स वगैरह जो होती हैं वो कैरिकुला के लिहाज से हमने उसी तरह से जो है रेलिवेंस उनकी होती है। द अडोप्टेशन ऑफ द कंटेंट एंड द मेथड मीट द स्पेसिफिक नीड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम। तो बेसिकली जो भी कंटेंट बनाया जाता है कैरिकुलम में, जो भी चीज़ें शामिल की जाती हैं वही की जाती हैं जो कल्चर बेस्ड होती हैं। लाइक अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जब हमारा कैरिकुलम अपडेट हुआ था एसएनसी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे एक बुक थी जिसके ऊपर कवर पेज जो था वो बच्ची जो है वो और उसकी मदर जो है वो बुक लेके नीचे बैठे हैं शायद, आई थिंक सो, और जो बेटा और उसका फादर है वो सोफ़े पे बैठे हुए थे। तो उस चीज़ पे भी सोशल मीडिया पे इतना वो क्रिटिसाइज़ किया गया कि बेटी और माँ को क्यों नीचे बिठाया गया और ऊपर क्यों, क्या ये कवर पेज शो करना चाह रहा है। तो इस तरह से मतलब बेसिकली वो जो भी उसका कैरिकुलम डेवलपर था उसने अपनी एक आइडियोलॉजी वहाँ पे शो की थी एज आ इस्लामिक कल्चर या यूजुअली जो हमारा कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग, बट इस चीज़ को भी नेगेटिव वे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी इसमें शामिल होती हैं आइडियोलॉजी, कल्चर, पॉपुलेशन एजुकेशन में। तो उसके बाद फर्दर जो है इस टॉपिक को तो हम कम्प्लीटली यानी इसको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लें दैन अपनी वर्डिंग में लिख लें। अच्छा, फर्दर जो है वाई प्राइवेटाइजेशन हैपन, राइट डोमिनेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। अब कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले तो हमने ऊपर प्राइवेटाइजेशन को डिफ़ाइन किया था कि क्या है कि गवर्नमेंट से कट ऑफ होके कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एजेंसी, कोई भी अदारा जो है जब वो अपना काम करता है और अपने जो है उनकी फ़ंडिंग वगैरह होती है सारी, तो उसको कोई भी पर्पस जो भी इसका एक एजुकेशन का पर्पज़ है या एजुकेशन के लिहाज से हम देख लें, अगर किसी और कंपनी के लिहाज से नहीं तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अब वो कहता है कि इसकी क्या वजह होती है, तो क्या बेसिकली इसमें जो है कई रीज़न्स हो सकती हैं। इसमें मेन फैक्टर जो आता है ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं बेसिकली। एक तो ये कहता है कि दीज फैक्टर्स आर डिफर इन द इंटेंसिटी एंड बिटवीन द कंट्रीज एंड अक्रॉस द थ्री सेक्टर, प्राइमरीली, सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन। यहाँ पे तीन होते हैं। फॉलोइंग आर द डोमिनेंट प्रेशर ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। डिमांड साइड प्रेशर्स हो सकती हैं, सप्लाई साइड प्रेशर हो सकते हैं और जनरल साइड प्रेशर हो सकते हैं। अभी इसको डिटेल में ना ही उन्होंने पूछा और ना ही हमने बताना है, ठीक है। लेकिन ये क्यों होती है, इसकी रीज़न्स हो सकती हैं कि या तो क्वालिटी एजुकेशन देनी है, या फिर वही के पर्पज़ किसी बिज़नेस पर्पज़ के लिए किया जाना है, या फिर बाहर से कोई NGOs वगैरह जो हैं वो, जैसे हमारी नॉन फॉर्मल स्कूल्स यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, पंजाब में, तो वो जो हैं कोई फंडिंग वगैरह कर रहे हैं और उनका बेसिक पर्पज़ क्या है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एजुकेटेड हों। तो बेसिकली ये सारा था हमारा आज का टॉपिक और काफ़ी लेंथी फाइल हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इतनी मेहनत करनी होती है और आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ा सा प्यार शो कर दिया करें, क्योंकि ऑब्वियसली अपना टाइम जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा होता है और हर किसी का टाइम बहुत कीमती होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।